आप लोगों को मेरा एक सवाल है। किसी ने बाहर से आके पूछा, बैठ जाओ बेटा, बाबा बैठ जाओ। वॉलेंटियर साथी ध्यान दे, सभी को बिठाएं, ध्यान से सुने और बिठाएं। जितने भी साथी खड़े हैं बैठ जाए कृपया, जगह बहुत है। और नहीं मिले तो इधर महिलाओं के पीछे थोड़ी सी जगह है, वहां बैठ जाए, पर बैठे और बैठ के सुने। खड़े रहने से कोई वो नहीं होगा, इसलिए बैठ के सुने। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी ने बाहर से आके आप लोगों को पूछा कि आदिवासी समाज के चालक, मालक और पालक कौन है? आप क्या जवाब दोगे? जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं, जिस समाज में आप लोग पैदा हुए हैं और जिस समाज में आप मरने वाले हो, उस समाज के चालक, पालक और मालक कौन है? एक गाड़ी रहती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। एक कार होती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। एक साइकिल होती है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है। आपका चालक, पालक और मालक कौन है? किसके भरोसे चलता है ये समाज? कौन लड़ रहे हैं इस समाज को? कौन चला रहे हैं इस आदिवासी समाज को? अगर ये सवाल किसी ने आप लोगों से पूछा तो क्या जवाब दोगे आप? क्या नेताओं के भरोसे समाज चल रहा है? यस और नो? नेताओं के भरोसे चल रहा है क्या? नहीं। कोई पार्टी के भरोसे समाज चल रहा है? तो किसके भरोसे चल रहा है? आप तो कुछ भी नहीं किए। हम लोग तो कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे समाज की। ना कोई समाज को समझाने वाले लोग हैं, ना समाज को एक जगह ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, ना ही समाज का ऐसा संगठन अपने पास है जो आर्थिक रूप से हर बच्चे को तैयार कर सके, मानसिक रूप से तैयार कर सके। आपकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी, सामाजिक जवाबदारी लेने वाले लोग कौन है? किसके दरवाजे पे जाएंगे आप लोग? ऐसा कोई चेहरा, ऐसे कुछ लोग जो पूरे देश के आदिवासियों के बारे में सोच रहे हैं। समाज आदिवासियों, उस पे नियंत्रण दूसरों का है। आप पे नियंत्रण आपका नहीं है, कोई दूसरा ही नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि आपके बच्चों को तो दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे के दिमाग में वो सोच डाली जा रही है जो आपके समाज से कोई लेना देना नहीं है जिसका। आपके बच्चों में वो सोच डाली जा रही है। 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को ये बताया ही नहीं गया। 100 साल हो गए बिरसा मुंडा को, 1900 में उनकी डेथ हुई। आज हम लोग 2022 में उसको यहां पर बिरसा मुंडा का गाथा स्थापित कर लिए हैं। 122 साल बाद यहां के आदिवासियों से मुलाकात होती है बिरसा मुंडा की। 122 साल बाद में यहां के आदिवासियों को समझ में आता है कि उनका भगवान कौन है। ये ताली वाली बजाने वाली बात नहीं है। कौन है तुम्हारे समाज का चालक, पालक, मालक कौन है? अगर किसी ने तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगे, ये बताइए मेरे। कौन है ऐसा जो आपके समाज का चालक, पालक और मालक है? अपने अपने बच्चे को संभालो, थोड़ा बैठाओ उसको। कौन है जिसके भरोसे ये समाज चलता है? अरे यहां तो बच्चा आपका है, सोच दूसरों की है उसके दिमाग में। पैदा आप करे हो, लेकिन वो मानता दूसरे की है, बाप की नहीं मानता, भाई की नहीं मानता। लाखों की संख्या में आदिवासी है, लेकिन उनके दिमाग पे जो नियंत्रण है वो आदिवासियों का नहीं है। किसके नियंत्रण पे चल रहा है ये समाज? किसकी सुनता है? किसके नियंत्रण में चलेगा ये? कौन कर रहा है इस समाज की देखरेख?
ये जो आज हम लोग थोड़ी बहुत संख्या में दिखाई दे रहे हैं ना, ये महापुरुषों की वजह से है, वरना यहाँ पे कोई किसी के लिए समाज की कोई व्यवस्था खड़े करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने भी कुछ नहीं किए। एक ऑफिसर आता है आपके बीच में, खुलेआम बोल रहा है, पोरलाल दादा खुलेआम बोल रहा है, कल कुछ हो गया उसको क्या करोगे आप, क्या संभालोगे, क्या है आपके पास? आपके नेता कहाँ है? आपका नेता तो जनजाति गौरव में बैठा हुआ है, बात कर रहा है। अभी 15 तारीख है, कल राष्ट्रपति आएगी। शहडोल जिले में राष्ट्रपति को बुलाया गया, राष्ट्रपति भी आदिवासी। राष्ट्रपति आप लोग बिठाइए भाई, सब लोगों को बिठाइए। राष्ट्रपति भी आदिवासी, वो भी महिला। सच्चाई क्या है? भारत देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उस राष्ट्रपति को ये लोग खुलेआम आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं, उसको जनजातियों का राष्ट्रपति बोल रहे हैं। यानी इस देश में राष्ट्रपति बनने के बाद भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा जो चाहिए। इसी देश में जहां पे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति आ रही है, उसी मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चियों को बेचने का काम चल रहा है। हमारी बच्चियों को खरीदा जा रहा है 20 साल के लिए, 14 साल के लिए, 10 साल के लिए दूसरे बड़े शहरों में उनको काम के लिए भेज देते हैं। रोज अखबार में 2-4 दिन के बाद में आपको एक खबर सुनने में आती है कि भाई आदिवासियों को इतने बच्चों को बेचा गया, झारखंड के बच्चों को बेचा गया, महाराष्ट्र के बच्चे को बेचा गया। कुछ जगह तो आदिवासी बच्चों को मारा जाता है, उनकी किडनी निकालते हैं, उसको बेचते हैं। कल उनके बच्चों के साथ हुआ, परसों तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। तुम क्या करोगे? कहां जाओगे तुम? एक महिला देश की राष्ट्रपति, दूसरे तरफ इस देश का चित्र है कि 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक है और वो आदिवासी बच्चियां हैं। 13-13 साल की लड़कियां, बैठ जाओ। 13-13 साल की आदिवासी बच्चियों के हाथ में बंदूकें हैं, उनको नक्सलवादी बोल रहे हैं। अरे 13 साल के बच्ची को तो कुछ नहीं समझता है। जो 13 साल के बच्चे हैं, जब भी पोरलाल दादा ने लड़कों को खड़ा किया कि भैया 14 साल का कौन है, अब 13 साल की बच्चियों में क्या है, वो भी नक्सलवादी कहलाते हैं। 9 साल का बच्चा भी नक्सलवादी कहला रहा है इस देश में। यानी आदिवासी का जो भी बच्चा पैदा होगा वो नक्सलवादी पैदा होगा। और एक बार आपको नक्सलवादी बोल दिए तो आपको बंदूक मारने की इनको परमिशन हो जाती है, गोली मारने की परमिशन मिल जाती है। नक्सल बोलने के बाद में कोई केस नहीं लगेगी, आपको मारा जाएगा। इस देश में एक अलग भाषा वापर रहे आदिवासियों के बारे में, एक षड्यंत्र चल रहा है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ये षड्यंत्र है तुम्हारे बाल बच्चों के साथ में। तुमको मारने की प्लानिंग चल रही है, तुमको खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। आप लोग आज बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। मैं जब भी दादा बहुजन विचारधारा से वो प्रेरित है, मैं उनका भाषण सुन रहा था। दादा, इस देश में 85% लोग मूल निवासी है, ये बात सही है। मैं आपकी कद्र करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि देश के अनुसूचित जनजाति के लोग ही आदिवासी है और ये मूल निवासी है, तो बहुजन समाज के बाकी लोगों का भी काम था कि ठीक है, ये मूल निवासी, हम इनके वंशज है, ये बोलने की बात थी। क्या बहुजनवादी मूवमेंट में ये बात होती है? मैं बैठ के बात करता हूं, 2 मिनट, आपको टेंशन नहीं है, मैं आप ही से बात करूं। तो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भगवान राम यहां पैदा हुआ तो देश के लोग और देश की सरकार मान लेती है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, कोई सरकार, कोई लोग नहीं मानते इसको। यहां तक कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, वो भी नहीं बोल रहे कि आदिवासी देश का मालिक है और हम उसके वंशज हैं। अरे आप तो आदिवासी हो,
आपको तो बोलना ही पड़ेगा, आप नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन बाकी बोलते हैं क्या? आज के तारीख में आदिवासियों के पक्ष में कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई आदिवासियों की बात नहीं कर रहा है। आदिवासियों का जब भी विषय आता है सब लोग उसको डरा देते हैं। तू तो 7% है, 7.5% है। अरे इस देश में 29 राज्य है, 29 राज्यों में 13 राज्य आदिवासियों के हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये जितने राज्य आदिवासी, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये आदिवासी राज्य है। और अगर भारत में 13 राज्य आदिवासियों की है, यानी 50% जनसंख्या यानी राज्य आदिवासियों के है। आप उनकी जनसंख्या के बारे में बात मत करो, उनकी जमीन के बारे में बात करो। पूरे भारत की आधी जमीन आदिवासियों की है। आदिवासी इस देश के आधे भारत का आज भी मालिक है। और जो लोग देश को राष्ट्र की बातें बता रहे हैं कि देश इसका है, देश उसने बताया है, ये आदिवासियों को नहीं बता सकते, क्योंकि देश के मूल मालिक हम हैं। यहाँ का दलित आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का बहुजन आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का अल्पसंख्यक आदिवासियों का वंशज है। क्योंकि इस देश का पहला एंथ्रोपोलॉजिकल आदमी, जिसको मानव शास्त्रीय आदमी बोलते हैं, वो आदिवासी है। अब एक षड्यंत्र चालू हो गया है पिछले 4 सालों में, जब से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच पर भगवान टंटे भील की बात शुरू हुई है। यहाँ पे बुद्धिजीवी कर्मचारी भी बैठे हैं, मैं आप लोगों के दिमाग में वो बात डालना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये पहली बार हुआ है जब देश में टंटे भील के नाम पे चर्चा शुरू हुई है। नहीं तो आज तक 2019 तक टंटे मामा को ये लोगों ने डकैत, क्रिमिनल ट्राइब बोल के रखा था। उसको स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में आज भी नाम नहीं है। एनसीईआरटी की लिस्ट में देखिए, टंटे मामा का नाम नहीं है। तुम इधर जाके देख लीजिए, जो आपका मध्य प्रदेश शिक्षण विभाग है, वहां टंटे मामा का नाम स्वतंत्र सेनानी के नाम पे नहीं था। लेकिन जब से यहां पर टंटे मामा की बात शुरू हुई मिशन के दौरान, तो पूरे देश में ये खबर आज चर्चा का विषय होगी। हु इज टंटे भील, व्हाट ही वांट, हु वाज ही, व्हाट ही हैड डन फॉर द नेशन, ये क्वेश्चन करने लग गए हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन होता है टंटे भील कौन है, लेकिन जैसे ही बात टंटे भील के इतिहास की आती है, सब लोग चुप हो गए। साथियों, इन्होंने तो टंटे भील का ऊपर में पहला वार 1993 में कर दिया कि जो भील वंश से टंटे भील आते हैं, उस भील वंश को आदिवासी नहीं है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेरेशन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने बोली कि भील आदिवासी नहीं है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ में एक बात बोला गया है, भारत में आदिवासी भी नहीं है। ये मामूली बात है क्या? अबे आदिवासी नहीं रहेगा तो तुमको आरक्षण कहां से मिलेगा? बिगर पहचान के आदमी रह सकता है क्या इस देश में? देश के मालिक की पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र है। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ। ये भारत पहला देश है। इस देश का रिप्रेजेंटेशन चाहता है कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं। तो ये कौन है? ये कौन है जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा? किसी में दम है? यहाँ के राष्ट्रपति में दम है? यहाँ के प्रधानमंत्री में दम है? कि आरएसएस के मुखिया में दम है कि बोल दे टंटे भील आदिवासी नहीं है? ये भागने वाले लोग थे, लड़ने वाले तो आदिवासी थे। देश के 70% आजादी की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, किसी और ने नहीं। लेकिन आज हमारे हिस्से में क्या आया? भूखमरी, गरीबी, नक्सलवाद, ये हमारे हिस्से में आया। विस्थापित सबसे ज्यादा आदिवासी हुआ है देश के लिए, जमीनें आदिवासियों की ली गई, बेरोजगार आदिवासी हुआ है, भूख से मर रहा आदिवासी है। नक्सलवादी आदिवासियों को बोल रहे हैं। नक्सलवादी यानी देशद्रोही। अबे जो देश का मालिक है वो देश का द्रोही कैसे हो सकता है? जो देश का मालिक है उसी को तुमने देश के खिलाफ में खड़ा कर दिया।
ये जो आने वाली पीढ़ी है ये हमको माफ नहीं करेगी। जब इनके सामने ये सवाल आएगा कि भारत सरकार ने आदिवासियों को बोला कि भारत में आदिवासी नहीं रहते, तब मेरा बाप क्या कर रहा था, मेरा भाई क्या कर रहा था, हमारे नेता क्या कर रहे थे, तब हमारी माँ क्या कर रही थी, मेरी बहन क्या कर रही थी, क्या जवाब दोगे आप? अरे देश में आजादी और ये बाकी की जो बातें हैं ये सब ढोंग है। प्रधानमंत्री में हिम्मत है ये बोलने की संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हाँ भारत में आदिवासी रहते हैं, तो हम उनके साथ। कौन से पार्टी में दम है ये? कौन तुमको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते हैं? अभी तक के आदिवासियों को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बनाया किसी पार्टी ने। सब झूठ बोले आदिवासियों के साथ में। किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और ना ही सोचेंगे, क्योंकि खुद तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो। हमने अभी तक के कोई अपना मिशन ही खड़ा नहीं किया। ये बच्चों के दिमाग में गले में गमछे डाल दिए। अरे उसके गले में गमछे डालने के बजाय उसके दिमाग में सोच डालने की मशीन खड़ी करो। उसके दिमाग में सोच होना चाहिए। ये जितनी भी महिलाएं मेरी मां बहनें बैठी है, ये तैयार है कि अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने के लिए? इनके दिमाग में इतनी ताकत है क्या? आज के दिन आप लोग बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। जितनी भी आदिवासी महिलाएं हैं शिवरात्रि के दिन उपवास करती है, भगवान के नाम से उपवास करती है। बिरसा मुंडा ने बोला अगर अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो, अपने अधिकारों को जिंदा रखना चाहते हो, तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठो, वहां उपवास करो, तब समझेगा तुमको क्या है तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य। हम लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन को ऐसे ही समझ रहे हैं। ये जो नंगे बदन वाला बंदा है जिसके हाथ में तीर कमठा है, ये केवल नंगे बदन वाला बंदा नहीं था, ये बहुत बड़ी हस्ती है। एक बार बहुत तूफान आ रहा था, इधर उधर पूरे तूफान आ रहा था। वहां पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर था, राम मंदिर से भी ज्यादा प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर। तूफान आ रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे। कुछ सुअर और सुअर के बच्चे पानी में ठुकर रहे थे। बिरसा मुंडा ने देखा, वो जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया और पूरे सुअर के बच्चों को अंदर लेके चले गया। पूरे सुअर को अंदर लेके गया। सुबेरे हंगामा हो गया, सब लोग, पूरे पंडे लोग तैयार हो गए। अरे बिरसा मुंडा ने तो भगवान को अपवित्र कर दिया, अब बिरसा मुंडा को इसकी सजा देनी चाहिए। सुबह हुई, बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, आप मेरे कुछ सवाल का जवाब दो, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो पूरे पंडे बैठे और बोले कि बिरसा जी ने आपने भगवान को अपवित्र किया। तो बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं, ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडा बोला ऊपर वाले ने। बिरसा मुंडा ने पूछा ये झाड़ को किसने बनाया? तो पंडा बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा तेरे को किसने बनाया? तो पंडा बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये सुअर को किसने बनाया? तो पंडा बोला ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला कि जब एक जगह का उत्पादन एक जगह है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक जगह है, उत्पादन की फैक्ट्री एक ही है, तो सामान की अलग अलग कैसे हो सकते गोडाउन? अबे जब उसने बनाया, उसने फर्क नहीं किया, तो तू होता कौन है? उसका दूसरा जवाब दिया बिरसा मुंडा ने कि जिस सभी धर्मों में सुअर को तुच्छ जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति में सुअर को नारायण देव बोलते हैं, उसको भगवान के जैसा स्थान है। फिर बिरसा मुंडा ने बोला एक तुच्छ जानवर का स्थान भगवान के इतना है, तो इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा आदिवासी संस्कृति में, ये सोचो। मैं दिल्ली में गया था, बड़े बड़े लोग बैठे थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम चल रहा था, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे जब आदिवासी का विषय आया और मव्वे का विषय आया, तो लोग हंस रहे थे। अरे आदिवासी मव्वे के झाड़ की पूजा इसलिए करता है क्योंकि मव्वे की दारू पीता है। तो मैंने बोला भैया ऐसा नहीं है। जब चावल नहीं उगता था, जब गेहूं नहीं उगा था,
जब जवार नहीं होती थी, मक्का नहीं होता था, तब हमारे लोग जो रहते थे पूर्वज, वो महुए के झाड़ की रोटी खाते थे, महुए की रोटी बना के खाते थे, उसका इरुक बना के पीते थे। ये आदिवासी 10,000 साल से महुए के झाड़ की पूजा कर रहा है, उससे अभी तक बेईमान नहीं हुआ। ये हमारी संस्कृति है। आदिवासियों की संस्कृति मामूली नहीं है। आदिवासी संस्कृति से भगवान निकले, ये भगवान पैदा करने वाली मशीन है। यहाँ का कोई भी भगवान आदिवासियों से छूता नहीं है। विश्व का कोई भी धर्म ले लो, चाहे क्रिश्चियन धर्म ले लो, पुरुष ने बनाया, हिंदू धर्म ले लो, ब्रह्मा ने बनाया,